इसके जो स्टेक होल्डर हैं, यानी जिन्होंने बेसिकली इसके गारंटर्स बनना था, वही इस वक्त इसके वायलेटर बने हुए हैं इस पूरे माहदे के। इस वक्त जो ईरान थोड़ा सा ओवरली ऑब्सेस दिखाई देता है आपने हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से, अमेरिका जो है वो इस महाज पर खुलकर सामने आ गया है। तमाम अरब ममालिक बशमूल उर्दन और सऊदी अरब बेसिस इस वक्त भी एक्टिव है। जितने बड़े पैमाने पे ईरानी अहदाफ पे हमले किए गए हैं वो इनमें से एक एक मुल्क के अंदर जो मौजूद नेटवर्क है वहां से किए गए हैं। सऊदी अरब के हवाले से तो देखिए पाकिस्तान की पोजीशन और ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उसके नाते तो पाकिस्तान पाबंद है सऊदी अरब के प्रोटेक्शन के हवाले से। हर बंदा ये जानता है कि अमेरिका और इसराइल जिस घोड़े पर हाथ रखते हैं उसको पब्लिक नहीं करते हैं। अहमदी नजाद साहब जो है उनके बारे में इस नौयत की भी ईरान के अंदर र्यूमर्स चलती रही है कि वो शायद जो मुतबादल रहबर आला बनने के हवाले से भी एक कैंडिडेट हो सकते थे, मुतवक्को कैंडिडेट हो सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करें, फिर उसके बाद आप उन्हीं दावों से अगले ही दिन मुकर जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त जंग जो है वो एक नए मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन उस नए मरहले में दोनों अतराफ से जो बयानबाजी है वो भी काबिल गौर है, और किस हद तक काबिल फ़हम है ये एक और मामला है, क्योंकि आबना हरमुज़ का कंट्रोल अब अमेरिका को भी चाहिए। अमेरिका उसकी सिक्योरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, और 20% उस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी के एवज़ वो वसूल करना चाहता है, जिस पे अब्बास हिराक्ची साहब का एक अलग बयान सामने आया। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी, उन्होंने ये कहा कि अहमदी नैयाद जो साबिक ईरानी सदर हैं वो इजरायली हुक्काम के साथ बारहा मौक़ों पे मिलते रहे, और रजीम चेंज की सूरत में उनको बरसरे इक़्तिदार लेके आना था। पहले शाह के नवासे की बात होती रही, और अब अहमदी नैयाद के ऊपर ये मलबा गिरा दिया गया। अहमदी नैयाद जो है वो शहीद रहबर आला की आखिरी रसूमात के दौरान भी दिखाई दिए, और मुख्तलिफ मौक़ों पर भी वो पहले दिखाई देते रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक ईरानी जनरल हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया। अब ये अहमदी नैयाद साहब के ऊपर आयद कर दिया गया है। तो क्या इस वक्त जो इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ डेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और दिखाई देते हैं? मजमूई एतबार से मशरक़ वस्ता की सूरत हाल या उसके नक्शे को अगर टेबल के ऊपर फैलाया जाए तो कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जो इस वक्त सुर्ख दिखाई देते हैं, या जहाँ पे टेंशन दिखाई दे रही है? तो वो सऊदी अरब और यमन के माबैन भी है, लबनान का महाज भी है, गजा का महाज भी है, अरब ममालिक के ऊपर होने वाले हमले भी हैं, ईरान के साथ अमरीकी टेंशन भी है। तो मुस्तकबिल करीब किस हद तक हौसला अफजा हो सकता है, या किस हद तक उसमें पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे साथ गुफ्तगू शुनीद होती रही। बहुत गहरी नज़र रखते हैं इस पूरे मामले के ऊपर मेरी मुराद मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सर, अभी जो मौजूदा मंजरनामा देखें, हमारे लिए तो हर दिन अजीब है, हर दिन मुख्तलिफ है। ये तो ऐसे ही है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली हो जिसकी गारंटी कोई नहीं दे पा रहा। ये मुआहिदा हुआ, मुआहिदे की गारंटी कौन सी थी, उसके निकात क्या थे? हर एक की अपनी तशरीहात है कि मैंने ये रास्ता बताया था, दूसरा कहता है नहीं, ओवरऑल इस रास्ते की बात हुई थी। तो ये जंग किस तरफ को जा रही? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, इस वक्त इस पूरे कज़िये का जो मैं समझता हूँ आपको मुख्तलिफ इसके जो नज़र आ रहे हैं पहलू, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि इसके जो स्टेक होल्डर हैं, यानी जिन्होंने बेसिकली इसके गारंटर्स बनना था, वही इस वक्त इसके वायलेटर बने हुए हैं इस पूरे माहदे के। और ख़ास तौर पे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने यकीनन जिस यकीन दहानी पर ये माहिदा किया था, जो ज़मीनी हक़ाइक़ उनके यहाँ फेवरेबल नहीं थे, अब उन्हें लगता है कि शायद उनके यहाँ दाखिली तौर पे वो सारे ज़राए जो हैं फेवरेबल होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने अपना दूसरा पैंतरा बदला है, और उन्होंने जिस आबनाए हुर्मुज़ को वो ईरान के कंट्रोल से ईरान के कंट्रोल में नहीं देखना चाहते थे, अब उनकी ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हुई है कि वो इस पर कंट्रोल, क्योंकि अब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि हकीकी मानों में ये एक ऐसी सोने की चिड़िया है कि जिससे या जिससे उन्हें एक वो माली फ़ायदा हो सकता है कि जो अब तक जो अरब दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में बैठी हुई उनकी फ़ौज जो है उन्हें वो फ़ायदा नहीं दिला सकी। अगरचे उन्होंने इससे पहले इन्हीं अरबों के जो पेट्रो डॉलर्स हैं उस पर हाथ साफ किए हैं, और सिक्योरिटी के नाम पे उन्हें एक ऐसा वाहमा, एक ऐसा धोखा जो है वो दिया है। उसकी हकीकत तो यकीनन इस 4 माह की जंग के अंदर जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे खुल के और अब भी इस दूसरे लेटअप का जो मरहला है उसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसी नौइयत का मार धाड़ जो है और मामला जो है वो दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं, और उसमें फिर हदफ जो है यही अरब ममालिक हैं और यही खलीजी ममालिक हैं।
और ना तो इन खलीजी ममालिक ने इस पूरी जंग के दौरान होने वाली जो पेशरफ थे उससे कोई सबक हासिल सीखा सबक, और ना ही अमेरिका ने जो है वो अपने को मंसूबे उन ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में तरतीब देने का कोई, जिसे कहना चाहिए, प्लान किया है या उस हवाले से कोई मनसूबाबंदी की है। अब भी मार धाड़ की पॉलिसी पर ही कारबंद है। और इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है खासतौर पे ईरान के लिए, वो यही है कि वो दाखिली तौर पे जो एक सॉलिडारिटी उसके साथ शो की गई थी, बिलखुसूस जो रहबर आला के तदफीन के मौके पे, न सिर्फ दाखिली तौर पे ईरानी अवाम ने जितने बड़े पैमाने पे उस शौक की कैफियत को ईरान की एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में तब्दील किया, बल्कि दुनिया ने ईरान जो रिलेटिवली आइसोलेट हो गया था बैनुल-अक़वामी बरादरी के उस महाज पर, जिस तरीके से दुनिया भर से सफारतकार मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, पाकिस्तान से तो बहुत हाई लेवल वज़ीर-ए-आज़म लेवल पर जो डेलीगेशन गए, उससे उन्हें एक बड़ा सहारा मिला डिप्लोमेटिकली। और बिलखुसूस अरब दुनिया से जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे 3 मुल्कों की हुई, वो भी मैं समझता हूँ बड़ी मीनिंगफुल थी। तो अच्छा उससे मंसूर साहब, ईरान को बहुत सारे लोगों का अपने ख्याल आप को ये है थोड़ा-सा सर कि ये जो जिस चीज़ का आपने हवाला दिया कि सॉलिडारिटी हुई, डेलीगेशंस वहाँ पे गए, मिलियंस की तादाद के अंदर लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो लोगों ने कहा कि अपर हैंड था ईरान का, ईरान को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। उसी वक्त में अगर कोई वेसल गुजर रहा था और खिलाफ वर्जी कर रहा था तो छोड़ देना चाहिए था, सिर्फ वहाँ पे अपनी अजारादारी कायम करने के लिए, और ऐसे वक्त में इस जंग को दोबारा शुरू करने का मौका नहीं देना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग पॉइंट आउट जो है वो ईरान को करते हैं इस वजह से कि ईरान को भी ये मालूम है कि अमेरिका क्या चाहता है, तो उस वक्त में अमेरिका को मौका क्यों दिया जा रहा था कि नैरेटिव तब्दील हो सके। जी, मैं उसी बात को मुकम्मल कर रहा था कि यकीनन इस वक्त जो ईरान थोड़ा-सा ओवरली ऑब्सेस्ड दिखाई देता है आपने हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से, और ख़ास तौर पे उसने जो एक ओवर कॉन्फिडेंस गेन किया अपने उस जो दाखिली महाज़ पर, एक सॉलिडारिटी उनके साथ दाखिली तौर पे शो की गई और बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने जिस तरह की, तो बजाय उसे अपनी एक हकीकी मानों में सोग के दिनों में एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को बड़ा कॉशियसली इस्तेमाल करते, उन्होंने थोड़ा-सा उसका एक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होके आपने हुर्मुज़ के हवाले से कुछ ऐसे फैसले लिए, जिससे यकीनन जिस तरीके का आपने इशारा किया कि अमेरिका को और दुनिया को मौका मिल गया कि वो उस आपने हुर्मुज़ के हवाले से दीगर जो प्लान 2 है या प्लान बी है, वो भी सामने लेकर आए। और यही वजह है कि इस वक्त आपने देखा कि ईरान अगर थोड़ा-सा एक दिल बड़ा करता है, क्योंकि देखिए ईरान से जोग्राफिया तो उसका कोई नहीं छीन सकता। हम्म। ईरान से वक़्ती तौर पे उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन ईरान को मैं समझता हूँ जो वो जो सिचुएशन दाखिली तौर पे मिली, वो उसके हाथों में मैं कहूँगा, मतलब वो जो कहा जाता है ना इंग्लिश में कि दे वर कैरिड अवे, दे गेट कैरिड अवे विद दैट। और उसके नुकसान ये हुआ कि अब अमेरिका जो है वो इस महाज़ पर खुलकर सामने आ गया है, और उन्होंने अपने अज़ाइम इस खित्ते के हवाले से और बिलख़ुसूस आपने हॉर्मुज़ के हवाले से वो न सिर्फ दहशत बम कर दिए हैं, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे खित्ते के ममालिक को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो एक तो उनके जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसको इंटैक्ट रखें, बल्कि उसके जो आप नए हुर्मुज़ के हवाले से जो मुतबादल प्लान है, चाहे वो यूएई का है या इसके हवाले से सऊदी अरब का है, उन पर भी इस वक्त बड़ा शद्दोमत से काम है। और आपने देखा कि ये प्लान सामने आते ही यकीनन ईरान के भी कान खड़े हुए हैं। तो ईरान ने अपने वो हलीफ के जो थोड़े से डोरमेंट थे रिलेटिवली इस जंग के दौरान, उनको भी एक्टिवेट कर दिया है, हूसियों को भी एक्टिवेट कर दिया, और आपने देखा कि एक नया महाज यमन के अंदर जो है वो खुल चुका है। ईरान ने बिल्कुल वही गलती जो माजी में वो कासिम सुलेमानी साहब की इराक के अंदर मुदाखलत, दीगर खत्ते के अंदर, शाम के अंदर मुदाखलत, उस हवाले से जो उन्होंने एक अपने लिए गैज़ो ग़ज़ब इकट्ठा किया अमेरिका का, दुनिया का, अब उसी तरफ वो चल पड़े हैं। और आपने देखा कि इस यानी मौजूदा मरहले से 3 दिन पहले पाकिस्तानी इनकलाब का एक जहाज़ जो है वो सना के एयरपोर्ट पर उतरता है, और वहाँ पे एक नेटवर्क को दोबारा से एक्टिवेट करने के हवाले से कुछ प्लानिंग होती है। और दर पर्दा यकीनन अमेरिका को भी और ईरान को भी इन मंसूबों का एक दूसरे के बारे में, जिसे कहना चाहिए, कोई लीक ज़रूर थी कि जिससे लग रहा था कि अमेरिका जो है वो आपने हुर्मुज़ के हवाले से अपने मंसूबा जो है वो सामने लाने वाला है। यही वजह है कि ईरान ने एक मुतबादल बंदिश का जो सामान है, क्योंकि अगर उनके हाथ से किसी तरीके से आपने हुर्मुज़ छिन जाती है या कमज़ोर लेकिन हो सर जाती है, तो वो दूसरा महाज मुतबादिल बंदिश वाला ऑप्शन तो समझ में आता है, लेकिन ये ऑप्शन समझ में नहीं आता कि सऊदीया के साथ हालात ठीक हो रहे हों। आपके सिफारती एतबार से भी आप जो है वो सिफारत खाने खुलने की बात हो गई,
फिर आपकी फ़्लाइट्स चलना शुरू हो गई, फिर हज के मौके पे जो ईरानी हुज्जाज गए थे उनका जिस तरीके से वेलकम किया गया, फिर शहीद रहबर की आखिरी रसूमात में जिस तरीके से सऊदी डेलीगेशन आया, तो ये चीज़ें जो बेहतरी की तरफ गामज़न हो रही हैं और ईरान को ये दिखाई दे रहा है कि अरब ममालिक में एक बड़ा मुल्क जो है उसके अंदर उसके नज़रियात या उसकी जो इस वक्त मज़ाहमत है उसके बारे में नज़रियात तब्दील हो रहे हैं, तो वो क्यों वो वाला उनसर फिर से छेड़ेगा और उस महाज को दोबारा से शुरू करेगा? ये दोनों अतराफ के लिए है, सऊदीया के लिए भी और ईरान के लिए भी। ये इन दोनों के पीछे नहीं, उसमें मकासद क्या हो सकते हैं कि सऊदीया को छेड़ना? चले बाबुल मंदब बंद करने की बात तो देखिए समझ में आती है। जी, तो इसमें बुनियादी तौर पे जो इस वक्त मैंने जैसे मिडल ईस्ट के हवाले से बात की, तमाम के तमाम मुल्कों के बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वहाँ पे जो ईरानी हमलों के बाद जो बेसेस हैं वो किसी तरीके से बाइंड अप हो जाएंगी और वो नॉर्मल हालात की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त भी बाय द टाइम वी स्पीक, तमाम अरब ममालिक बशमूल उर्दन और सऊदी अरब, वहाँ पे ये बेसिस इस वक्त भी एक्टिव हैं और उन्हीं उन्हीं बेसिस पर मौजूद इंटेलिजेंस और इंतज़ामी जो नेटवर्क है वो ईरान के खिलाफ इस वक्त की जाने वाली अमरीकी कार्रवाइयों का मैं समझता हूँ बहुत बड़े मरकज़ हैं। और ईरान को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ ये जो ऑप्टिक्स दिखाए गए थे उनके साथ इज़हार यकजहती के हवाले से या उनके साथ सॉलिडारिटी शो करने के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ थी, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी। दर पर्दा जो है वो अमेरिका के कैंप पे ही मौजूद है और अमेरिका को इस खत्ते के हवाले से जो उसके अज़ाइम हैं, बिलखुसूस ईरान को कंटेन करने के हवाले से, आज भी अरब ममालिक जो है वो इस वक्त यही एक लिहाज से प्लान बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि ईरान का जो पोटेंशियल अब सामने आया है, माजी में शायद इस जंग के से पहले दुनिया पर वाजे नहीं था या कम से कम अरब मुल्कों पर वाजे नहीं था। और यही वजह है कि वो बहुत पैसिव दिखाई देते थे बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आपने इशारा किया कि सऊदी अरब के साथ उनका एक रप्रोचमा चीन की क़यादत में वो भी हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे मौक़ों पे ऐसे ऐलानात भी देखने को मिले, सफारती कुछ जिसे कहना चाहिए लेवल की नेगोशिएशंस पर भी बात हुई और ख़ास तौर पे ये जो अभी रिसेंट सॉलिडारिटी शो की गई, लेकिन उसको ज़मीन पे कहीं ट्रांसलेट होता हुआ वो ईरानी नहीं देख सक रहे। ईरान के साथ जो यूएई के साथ भी यही मामला है, उर्दन के साथ भी यही मामला है, क्योंकि अब जितने बड़े पैमाने पे ईरानी अहदाफ पे हमले किए गए हैं वो इनमें से एक एक मुल्क के अंदर जो मौजूद नेटवर्क है वहां से किए गए हैं। तो अब ईरान अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ऐसे में फिर ईरान यकीनन अपनी एक वो कमजोरी दिखाएगा कि जिसका इंतजार इस वक्त अमेरिका को था। और अमेरिका चाहता था कि किसी तरीके से ईरान ये जो मौजूदा सिनेरियो डेवलप हुआ है एक सॉलिडारिटी का या एक थोड़ा सा गुडविल का, उसकी रॉ में बहकर ईरान जो है वो कमज़ोर हो जाए और अमेरिका उस पर अपने वो मर्जी मुसल्लत कर ले, अपने वो नताइज हासिल कर ले कि जो उन्होंने इस वक्त तक मफाहमती याददाश्त में जो तयशुदा अमूर है उसमें अब तक वो हासिल नहीं कर सके। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसके जिसके हाथों मजबूर होके, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दिस, इस वक्त जो ईरान की तरफ से, क्योंकि उसको जो सॉलिडारिटी रिक्वायर्ड है अब भी उस जंग के बाद भी और उस तदफीन के बाद भी, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। बिलखुसूस आपने पर्टिकुलरली सऊदी अरब का जिक्र किया, तो सऊदी अरब के हवाले से तो देखिए पाकिस्तान की पोजीशन और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है उसके नाते तो पाकिस्तान पाबंद है सऊदी अरब के प्रोटेक्शन के हवाले से, उसकी सॉवरेनिटी के हवाले से मुख्तलिफ ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज़ करने का भी। तो ऐसे में ईरान को यकीनन इसके मुज़मरात का अंदाज़ा होगा कि ऐसे में अगर पाकिस्तान उस सालिसी के अमल से अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करते हुए निकल जाता है तो फिर ऐसे में सिर्फ अमेरिका के रहमो करम पे वो रह जाएगा, क्योंकि कतर के साथ भी उन्होंने लड़ाई ले ली है और पाकिस्तान की नाराज़गी भी उन्होंने इस हवाले से मोल लेंगे कि उन्होंने उनके एक बड़े इत्तेहादी और ख़ास तौर पे खित्ते में उनके बहुत बड़े सपोर्टर जो हैं उनकी सॉलिडारिटी और उनकी सॉवरेनिटी पर हाथ डालने की कोशिश की है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये जंग जो है फिर ईरान को मजीद तन्हाई की तरफ ले जाएगी और ईरान ऑलरेडी जिस अंदाज से आलमी जकड़बंदियों का शिकार है, माशी जकड़बंदियों का शिकार है, दाखिली तौर पे खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये आज जो सॉलिडारिटी जो रहबर आला के जनाजे के मौके पे देखने को मिली है, कहीं ये टेबल ही टर्न ना कर दे कि ये हुकूमत के खिलाफ ये लोग ना निकल आए। ऐसे में जाहिर है तंग आमद बजाम आमद वो कितनी देर तक सब्र कर सकते हैं, कितनी देर तक अपने माशी बदहालियों में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई है, वो बैंकिंग चैनल में वापस आ जाएगा और उसके साथ साथ
मामला जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन ईरान की जो मौजूदा पॉलिसी है न सिर्फ उसे खित्ते के अंदर मजीद तन्हाई का शिकार कर रही है, बल्कि जो उसके लिए ओपनिंग्स पैदा होनी थी अपने अपने इकोनॉमिक वूज दूर करने के लिए, वो भी आपके इल्म में है कि इस वक्त यानी कमी की तरफ जा रही हैं, मादूमियत की तरफ जा रही हैं। यकीनन ईरान के जो पॉलिसी साज हैं वो इस सारी सिचुएशन से आगाह भी हैं, क्योंकि इस वक्त नैरेटिव की जंग जो है, ठीक है हम कहते हैं जी ईरान जीत चुका है, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनके मुल्क के अंदर कहा जाता है, तानो तशनी का शिकार बनाया जाता है कि आपने ईरान के साथ एक ऐसा मायदा किया है कि जिसके नतीजे में ईरान जो है एक विक्टोरियस कंट्री के तौर पे सामने आया है। और अब उसको सबसाइड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब मुख्तलिफ नौयत के इकदाम ऐलानात जो अच्छा, वक्तन फवक्तन आपने करते रहते आपने हैं। मंसूर साहब नैरेटिव की बात की। सबको मालूम है कि अंदरूनी तौर पे ईरान में मुखबरों की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद थी, जिसकी वजह से ये हमले हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लोकेशंस ट्रेस हो पाई, बहुत सारी असैसिनेशंस हो पाई, ये सबको मालूम है। जनरल्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन हालिया जो एक इल्ज़ाम लगा है, वो इल्ज़ाम लगाया गया अहमदी नैयाद साहब पे कि इनकी मुख्तलिफ़ औक़ात में मोसाद के लोगों से मुलाकातें हुईं, इजरायली डेलीगेशन से मुलाकातें हुईं और अब बरसर इक़्तिदार इनको लेके आना था। हालांकि पहले सारी दुनिया को कुछ और बताया जाता रहा और अब आके कुछ और बात। इसको इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर का हिस्सा समझेंगे, अंदरूनी तौर पे तज़ाद पैदा करने के लिए, एतमादी का उनसर पैदा करने के लिए, या फिर इसको किसी और नज़र से देखना होगा? जी यकीनन इस वक्त जो जंग के दिनों में जो हमेशा से सच की कैजुअलिटी होती है, ये उसी नौयत की एक एक्टिविटी है। और इसमें जो अहमदी नजाद साहब की बात की जाती है, तो अहमदी नजाद साहब आपके इल्म में है कि वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर भी आते रहे, और ख़ास जी। तौर पे इस जंग के दिनों में उन पर हमला भी हुआ। और इब्तदा में यही बात मशहूर की गई या फैल गई थी कि वो शायद इस हमले में काम आ चुके हैं या शहीद हो गए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है वो आपको मुख्तलिफ मकामात पे दिखाई भी दिए। अब देखिए कि जब आप कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल के वो एक घोड़े के तौर पे या एक जासूस के तौर पे या एक फ्यूचर कैंडिडेट के तौर पे वहाँ मौजूद थे, तो अब मेरा ख्याल है हर बंदा ये जानता है कि अमेरिका और इसराइल जिस घोड़े पर हाथ रखते हैं उसको पब्लिक नहीं करते हैं, हम्म। उसको इस अंदाज से फील्ड नहीं करते हैं, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसको सामने लाएंगे। आपके सामने है कि इसी तरीके से एक हमाकत जो है अमेरिका ने जो साबिक शाह ईरान है उनके साहबजादे को फील्ड करने के हवाले से की है। लेकिन आपने देखा कि इब्तदा में ही वो गुब्बारा फट गया और उसकी हवा निकल गई, और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कह दिया कि ये तो कोई रिट कमांड नहीं कर सकते, तो लिहाजा इन पे हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी ही सूरत हाल आपको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो अब ये जो उन पर हमला किया गया है, वो हमला क्यों किया गया, अगर उनके वो साथी थे, यानी ये कहा जाता है कि अगर वो अमेरिका के और इसराइल के साथी थे तो उन पर हमला क्यों किया गया। तो उसके बारे में भी एक काउंटर दलील ये दी जाती है कि वो हमला बुनियादी तौर पे उनके गार्ड्स को निशाना बनाया गया था, ताकि वो अपने उस घर से फरार हो जाएं, किसी महफूज जगह पर चले जाएं, ताकि उनको फ्यूचर में कहीं इस्तेमाल किया जा सके। तो इस नौयत की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये बुनियादी तौर पे इस्तेमार के और कॉलोनियल जो आप कह सकते हैं मास्टर्स जो हैं, उनका वो पुराना टाइम टेस्टेड एजेंडा है जिसके जरिए वो डिवाइड एंड रूल करते हैं। वो मुख्तलिफ जो फरीक है उनके दरमियान एक तकसीम, एक लकीर खींचते हैं और उसकी रोशनी में फिर कैंप्स बनाते हैं कि कुछ लोग जो है उस कैंप पे चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो रिजीम चेंज का एजेंडा है, क्योंकि अहमदी नजाद साहब जो है उनके बारे में इस नौयत की भी ईरान के अंदर र्यूमर्स चलती रही है कि वो शायद यानी जो मुतबादल रहबर आला बनने के हवाले से भी एक कैंडिडेट हो सकते थे, मुतवक्को कैंडिडेट हो सकते थे, अगरचे उनका वो एकेडमिक या वो एक दीनी प्रोफाइल लेकिन नहीं है जो उनके इस बारे में तो ओहदे। सर यहाँ तक भी बातें होती रहीं कि मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो उनके बारे में एक अच्छा तासुर रखते हैं और उस वक्त भी उनके सदर बनने में मुश्तबा खामनाई का एक बहुत बड़ा किरदार रहा। जी यकीनन उनके लिए गुडविल मौजूद है, खासतौर पे जो हाई रैंकिंग ऑफ पावर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक इस वक्त एक पेपर की उड़ाई गई है, उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से एक वैक्यूम जो इस वक्त मौजूद है वहाँ पे, और ख़ास तौर पे ये जो दाखिली एक सॉलिडारिटी शो की गई है, उसमें डेंट डालने के लिए आपको पता है कुछ बैरूनी अनासर तो इन्होंने सारे टेस्ट कर लिए,
कुर्दों का खेल इन्होंने खेल ली। फिर उसके बाद इन्होंने जो वहाँ पे अपोजिशन ग्रुप्स हैं, चाहे वो मुजाहिदीन खल्क की सूरत में हो या दीगर, उनको एक्टिवेट करने की खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एतराफ़ किया कि हमने कुर्दों को पैसे दिए, असला दिया, लेकिन वो उन्होंने बजाय हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने के, उन्होंने अपने ही जो मुखालफिन हैं उनको कुचलने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम जो हथियार हैं, ये जो हरबे जो हैं, वो अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। यही वजह है कि उन्हें इस वक्त सबसे बड़ा जो सदमा पहुंचा है या जो झटका लगा है, जैसे जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अपने उस बयान में किया कि मुझे नहीं मालूम था कि रहबर आला जो है वो इतने मकबूल आम रहनुमा थे कि उनके लिए लोग इस अंदाज से धाड़े मार मार के रो रहे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। तो इससे उन्हें अंदाजा हो गया कि वो जिस रिजीम चेंज का ख्वाब अमेरिका के और इसराइल के गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बिना पर देख रहे थे, हम्म। वो तो धड़ाम से जमीन पे आ चुका था। और अब भी जाहिर है उसी जो खासतौर पे जो स्कूल ऑफ थॉट जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, कि बुनियादी तौर पे वो जो वली अल फकी का जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है, हम्म। वो आज भी री इन्फोर्स होकर सामने आया है ईरान के अंदर। और वो जो माजी में उस नजरिए के खिलाफ बात भी की जाती थी, आवाज भी उठाई जाती थी, वो भी दब गई। और खुद आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जो रीजनल एक सपोर्ट, चाहे वो जाहिरी तौर पे मिली है, लेकिन उनके उस नजरिए को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अरबों के अंदर आपको दिखाई दिया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि वो जमीन पर ट्रांसलेट उस अंदाज से वो सपोर्ट नहीं हो सकी, क्योंकि जिस तरीके से वो अरब ममालिक दोबारा उन अमेरिकन कैंप्स में चले गए और उसके बाद उन्होंने उसी सपोर्ट के उन्हीं की सपोर्ट पाते हुए दोबारा से ईरान को जिस अंदाज से निशाना बनाया। तो ये वो सारा सिनेरियो है कि जिसके अंदर अब एक नई खिचड़ी जो है वो पकना शुरू हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अज़ाइम हैं वो तो खुलकर सामने आ गए हैं कि वो आबनाए हुर्मुज़ को अब हकीकी मानों में अपने लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और उन्होंने अपने आप को एक ट्रांजैक्शन सदर जो है वो साबित करने के लिए अब एक नया, मैं समझता हूँ, शोशा जो है वो मार्केट में छोड़ा है। अब अगर ईरान उनसे को 1-2% लेके लोगों को टैंकरों को गुजरने दे रहेगा, तो ये तो 20% का मुतालबा कर रहे हैं। तो ऐसे में यकीनन जो राष्ट्रीय साहब ने उनको जवाब दिया है वो भी बड़ा मानी खेज है कि आप, ठीक है, इस बात को अगर तस्लीम करते हैं कि सर्विसेज और सिक्योरिटी के बदले आप उनको चार्ज कर सकते हैं, तो थोड़ी सी इसकी शरह कम कर दें। और इतनी इससे इससे कम शरह पे जो है, अगर आपको प्लान बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर वो मंसूबा बनाएं, हम आपको जो है उसमें हिस्सेदार बना सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक सर ऐसा मुल्क सर है वैसे जिसकी ना वैसे बसत कोई, एहतराम सर, ये आपको संजीदा बातें लगती हैं या ज़रा तफन्नुन की जाने वाली बातें लगती देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो संजीदगी से, लेकिन उसके साथ वो एक पूरी लाइन जो है वो जरूर डेवलप कर देते हैं, एक सोच और फिक्र जो है वो जरूर उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। लॉजिस्टिकली तो जिसे कहना चाहिए ये पॉसिबल नहीं है। हैं? आप 10,000 किलोमीटर दूर से आके ना, जिस मुल्क के साथ आपका बॉर्डर लगता है, जहां पे आप मौजूदा कंट्रोल खत्म नहीं करवा सके 4 माह की जंग के दौरान भी आपने हुर्मुज का, तो कुजा अगर आपको ये सारे अरब ममालिक भी अपना सब कुछ भी सपोर्ट करते हैं आपके, कि आप आके यहाँ बैठ जाए मुकम्मल तौर पे, तब भी आप उस चीज को कंट्रोल नहीं करें, क्योंकि वहां सिर्फ ईरान नहीं है, दूसरी तरफ ओमान भी मौजूद है। अगरचे ओमान को तो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो किसी तरीके से आपने हुर्मुज के हवाले से ईरान के प्लान्स को टो ना करे, वो अपने आप को न्यूट्रल रखे, या कम से कम ईरान एक मुतबादल के तौर पे ओपन रखे अपनी साइड वाली जो गुजरगाह है, ताकि जो बल्क इकट्ठा हो चुका है वो वहां से निकाला जा सके। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त जो मामलात को बेसिकली खत खराब करने के लिए, और जो इस वक्त चीज़ें तय कर ली गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्रोसीड कर रहा था जिस अंदाज से वो टेक्निकल मुज़ाकरात और सारी चीज़ें, उसमें भी ईरान को ये कपरज महसूस हो रहा था। और अमेरिका अपने अवाम को, और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अवाम को दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ सो फार गेन करने में कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि उन्होंने रोज़े अव्वल से ही इसकी जो पहली शिक है सायरबंदी की, उसे ही वायलेट कर दिया और एक नया ड्रामा रचा के उसमें ईरान और हिजबुल्लाह को वैसे निकाल दिया और माहिदा करवा दिया लबनानी हुकूमत का, इसराइल का, और अच्छा सर, अगर मजबूरियों अमेरिका की, का। आखिर पे मजबूरियों की बात कर ली जाए तो इन तीन ममालिक की इस वक्त मजबूरियां क्या हैं? अगर सबसे पहले आगाज़ बेंजामिन नेतन्याहू से करें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, तो उसकी मजबूरियां क्या हैं हम्म। और उसको उस इलेक्शन से पहले क्या चाहिए? मकबूलियत उसकी दाव पर है। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरियां इस वक्त क्या हैं? ये मुआशी एतबार से सर छोड़ के अगर पॉलिटिकल एतबार से देखा जाए तो उनकी मजबूरियां क्या हैं, और ईरान की मजबूरियां इस वक्त क्या दिखाई देती?
जी, इसराइल से आगाज करते हैं कि इस वक्त जो नेतन्याहू साहब हैं, वो तो यकीनन अपने जो एक सियासी मुस्तकबिल उनका दाव पे लगा हुआ है। कानूनी तौर पे वो एक मुआखजे में है, और अगर आज यहाँ कोई पीस हो जाता है, एक लास्टिंग पीस, तो उसके बाद यकीनन उनका मुआखजा शुरू होगा, और उसके नतीजे में वो एक सजा याफ्ता रहनुमा के तौर पे या तो एक्स्ट्राडाइट कर दिए जाएंगे, या फिर उनको वहाँ पे अमेरिका इसराइल के अंदर ही जो है वो कैद काटनी पड़ेगी। और फिर उनका सियासी मुस्तकबिल जो अक्टूबर के इंतखाबात में, और दाखिली तौर पे उन्हें जो चैलेंज है उस, अगर वो इससे बच भी जाते हैं, तो इस वक्त जो दो साबिक वज़राए आज़म ने एक मिलकर इत्तेहाद बनाया है, सियासी इत्तेहाद, वो भी उनके लिए एक बड़ा फॉर्मिडेबल चैलेंज हो सकता है इंतखाबी विक्ट्री की सूरत में। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अवाम को दिखाने के लिए उनके पास कोई कामयाबी नहीं है, सेम गोज फॉर द नेतन्याहू, उनके पास भी कोई विक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने जितना भी गेम प्लान किया था वो सारे का सारा धरे का धरा रह गया। उसके बाद अमेरिका की ताल्लुक जहाँ तक है, तो अमेरिका के जो अवाम है, उनको जो नारे दिए गए थे, जो जिस अंदाज से एक मेगा बेस को वू किया गया था, वो तमाम के तमाम उनसे इस वक्त नाराज दिखाई देती है। यकीनन माशी पहलुओं से तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस वक्त जो दाखिली तौर पे, खास तौर पे जो इवन रिपब्लिकन की अपनी सफ़ों के अंदर जो एक इंतशार आपको दिखाई देता है, और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से नाराज दिखाई देते हैं, तो ऐसे में उनका मुआवजा भी जो है, मुआवजा उनका बाद में होगा, लेकिन उससे पहले यकीनन उन्हें एक इंतखाबी अमल से गुजरना है जो नवंबर में मुतवक्को है, मिड टर्म वाला। और उसमें उन्हें, अब वो दावे तो बड़े करते हैं कि मेरी रेशो जो है पब्लिसिटी की इस वक्त बढ़ गई है, मैं 59% पे आ गया हूँ, लेकिन ये उनके अपने ही दावे हैं। जिस तरह उनके बाकी दावों के बारे में कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, तो इसके बारे में भी कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। और हकीकी मानों में मैं समझता हूँ जब वो इलेक्शन का मरहला आएगा तो उस वक्त ये अंदाजा होगा। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं, जो ऑप्टिक्स हैं, वो उनकी फेवर में नहीं है। अब ईरान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि इस वक्त उन्होंने अमेरिका से टक्कर लेनी है, हम्म। और अपने हमसाया ममालिक को नाराज करना है अपने खिलाफ। तो ये वो तमाम एजेंडा है कि जो इसके बारे में ईरानी हुकूमत अभी तक प्रायोरिटाइज करने की पोजीशन में नहीं है। वो इन चीज़ों के बारे में हतमी फैसला नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने हमसाया मुल्कों को साथ लेके चलना है, या उनके साथ मुखासमत का यही सलूक बरकरार रखना है। क्योंकि अब उन्हें, मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका हकीकी मानों में दीवार से लगाने के लिए जो भी इकदाम करेगा, तो ऐसे में अगर उन्हें एक लोकल सपोर्ट हमसायों की उस शक्ल में जो है वो नहीं मिलती, तो फिर यकीनन वो एक बार फिर एक ऐसी बैन अवी आइसोलेशन का शिकार होगा, जिसमें यकीनन उनके खिलाफ माशी जकड़बंदियां तो अपनी जगह होंगी। लेकिन लग ये रहा है कि दाखिली तौर पे जो बहरान माजी में मुख्तलिफ एहतजाज जो होते रहे हैं, उनकी सूरत में वो बचते रही हैं हुकूमतें। तो अब इस बार होने वाला जो एहतजाज है वो हुकूमत का बोरिया बिस्तरा भी जो गोल कर सकता है। अगरचे वहाँ पे कोई मुतबादल क़यादत ये इस नौईयत की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके इल्म में है कि बहुत सारे मुल्कों पे जो अवामी जो एहतजाज है उसके नतीजे में वहाँ पे फिर लोकल क़यादत खुद ही निकल आती है, और खुद ही वहाँ पे चीज़ें सामने आ जाती हैं। अच्छा, मेरा और मंसूर साहब, फिर एक इस आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं, ये तो पेचीदगियां इन तमाम ममालिक के सामने आ गई, अब वे आउट क्या है? चले माजी करीब में तो हमने 2600 वे आउट दे दिए, उनमें से कोई अडॉप्ट कर लिए गए, अब क्या है? अब किसको कैसे राम किया जा सकता है? माफी तो कोई मांगने से रहा, तो फिर एक दूसरे को रागिब कैसे करना? उसके यही है जी, आपके जो भी एक हाई स्टेक्स आपने बना रखे हैं, उससे आप उस लैडर से नीचे आए और ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करें और उसकी रोशनी में अपने फैसले करें, बजाय ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करें, फिर उसके बाद आप उन्हीं दावों से अगले ही दिन मुकर जाएं। एक दिन तो वो उनको तबाह कर रहे हैं, तो अगले दिन कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, और अब भी मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इस नौइयत के जो रेटरिक, जो नैरेटिव बिल्ड करने से आप आवाम को ज़्यादा देर पागल नहीं बना सकते। आवाम की जो मुश्किलात हैं वो दुनिया भर के सामने है, और उनको अब फर्दर इस तरह के लॉलीपॉप और इस नौइयत के नारे दे के जो है वो अपने साथ नहीं रखा हम्म। जा सकता। हम्म। और ये सबक जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये अरब हम्म। मुल्कों के लिए भी है कि वो अब अपने हमसाये के अंदर इस नौइयत की रियासत जो बन रही है या पनप रही है, उस हवाले से जो अपनी पॉलिसी आया यही मुखासमत की रखेंगे, कि या अपने आप को थोड़ा सॉफन करेंगे और उनको अपनी फोल्ड में लेने के लिए, या उनको अपने उस सफ़ों के अंदर शामिल करने के लिए कोई अपना दिल बड़ा करेंगे, कि या बिल्कुल अमेरिका की एक आउटपोस्ट के तौर पे इस खत्ते में ईरान के खिलाफ होने वाले इकदामात में उनका दस्तो बाजू बने रहेंगे। यानी मजमूई एतबार से वो जो पुरानी दुनिया है उसको असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है, दिलों से कुदूरतें निकालने की, सिफारती पॉलिसी को तब्दील करने की,
और फिर मखासमतों को ख़त्म करके वो जो मखमसा इस वक्त कायम है उसके खात्मे की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने